हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमारा सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर था वो स्टार्ट कर लिया था। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स यानी कि जो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को यहाँ पर बताए एक्सप्रेस करने के लिए। अगर किसी चीज़ का कंसंट्रेशन हमको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें एक्सप्रेस करना, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो वो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। अब ये कंसंट्रेशन होती क्या है? तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है हमारे पास कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में। किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वही उसकी कंसंट्रेशन बताती है। यानी कि अगर ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा किसी सॉल्यूशन में तो कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। अगर सॉल्यूट कम प्रेजेंट रहेगा तो उसकी कंसंट्रेशन भी कम वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इनको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टर्म्स हमारे पास है, जिसमें से पहला मास परसेंटेज, फिर वॉल्यूम परसेंटेज, फिर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, फिर मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट पर मिलियन जिसको पीपीएम भी कहते हैं, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। तो अगर आप इस चैप्टर में अगर इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए जो ये चैप्टर है काफ़ी आसान हो जाता है समझने के लिए। आज हम यहाँ पर इस वाले लेक्चर में मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी वाले टर्म को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म हमारे में मास परसेंटेज आता है, तो इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये मास परसेंटेज होता क्या है? तो परसेंटेज का मतलब जैसे आपको पता ही है, पर 100 की बात होती है तो वहाँ पर परसेंटेज हम बोलते हैं। परसेंटेज का मतलब पर 100। ठीक है, अब ये बात आ रही है किस में? तो पर 100 जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? तो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर मास परसेंटेज बताना है। किस में बताएंगे? सॉल्यूशन में ही बताएंगे। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं वही हमें बताएगा यहाँ पर मास परसेंटेज। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट रहेंगे उसको कहेंगे हम कि यहाँ पर सॉल्यूट का मास परसेंटेज इतना है इस सॉल्यूशन में। तो वही चीज़ इसने कही है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को हम अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है मास में बताएंगे। ठीक है, उसका मास, क्योंकि हमको मास परसेंटेज लेना है, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से उसको डिवाइड कर दें। तो अगर मैं इतना निकालूं इसका, तो ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शन निकल कर आएगा। ठीक है, ये मास का फ्रैक्शन निकल कर आएगा कि कितना मास कितने इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सॉल्यूट का। अब ये फ्रैक्शन निकल कर आएगा। अब हमको यहाँ पर उसने परसेंटेज में पूछा है, मास के परसेंटेज पूछा है, तो अभी हमारे फ्रैक्शन निकल कर आ रखा है। अगर मैं इस फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मास का परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, मेरे पास मास का परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से मास परसेंटेज का आपके पास ये फॉर्मूला निकल कर आता है। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल से एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि दो कंपोनेंट है ए और बी। ठीक है, ए मेरे पास कितना है? 10 ग्राम है। यहाँ पर मेरे पास बी जो है वो 20 ग्राम है। अब वो मेरे से पूछता है कि जो ए है, ए कंपोनेंट, उसका इस सॉल्यूशन में मास परसेंटेज बताओ। सॉल्यूशन में मास परसेंटेज बताना है, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, मैंने देखा था क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बात यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आना चाहिए। तो टोटल मास कितना आ जाएगा? 10 + 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 ग्राम। 30 ग्राम सॉल्यूशन में ए का कितना मास प्रेजेंट है? ए का 10 मास प्रेजेंट है। ठीक है, 10 ग्राम मास प्रेजेंट है ए का। अब हमको पता है यहाँ पर इसको 100 ग्राम में पता होना चाहिए। अगर 100 ग्राम में पता होता तो हम डायरेक्टली बता देते, लेकिन अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। ये निकल कर आ गया हमारे पास फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या आ गया? ये फ्रैक्शन आ गया। और मैंने आपको कहा कि फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 33.33%। तो इस तरीके से आप मास परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी कंपोनेंट का किसी सॉल्यूशन में, अगर आपको मास दिया गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर वो कहता है इफ़ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, वो कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें क्या है? वाटर है और ग्लूकोज है, वाटर है और ग्लूकोज, वाटर और ग्लूकोज का यहाँ पर हमें सॉल्यूशन दिया गया है, वाटर और ग्लूकोज का सॉल्यूशन दिया गया है, जिसमें वो कह रहा है कि 10% सॉल्यूशन है मास बाई मास। ठीक है, बाई मास सॉल्यूशन है कितने का? 10% का। तो यहाँ पर बात करते हैं 10% का क्या मतलब हुआ कि अगर हम बात करें, अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन 100 ml हो,
अगर ये सॉल्यूशन क्या हो, 100 ml सॉल्यूशन हो, तो 100 ml में 100 ml यहाँ पर बाई मास की बात कर रहा तो 100 ग्राम, अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन हो तो उसमें से जो ग्लूकोज होगा वो होगा 10 ग्राम। इस 100 ग्राम में से 10 ग्राम तो ग्लूकोज हो जाएगा और ये 90 ग्राम जो रहेगा हमारे पास वाटर रहेगा। 90 ग्राम यहाँ पर क्या रहेगा, वाटर रहेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि 10% ग्लूकोज का वाटर में सॉल्यूशन अगर है तो उसमें 10% यानी कि 10 ग्राम, अगर 100 ग्राम हमारे पास ये टोटल सॉल्यूशन है तो उसमें से 10 ग्राम ग्लूकोज होगा और 90 ग्राम वाटर होगा। यही चीज़ वो यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर बात करें जो कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाई मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस, तो इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन है उसमें यहाँ पर यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों का। अब एक एग्जांपल जो फेमस एग्जांपल है वो है हमारे पास कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन। तो कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है, क्या होता है कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन, तो ये होता है आपके पास सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है आपके पास, NaOCl। NaOCl का कितना यहाँ पर 3.62 मास परसेंटेज, यहाँ पर क्या है 3.62 मास परसेंटेज, यानी कि अगर हमारे पास क्या है 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें से 3.62 कितना दिया है 3.62, इसमें ग्राम क्या रहेगा NaOCl रहेगा और बाकी जो भी बचेगा वो रहेगा आपके पास वाटर। ठीक है, तो उनका अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाएं जिसमें कि 3.62 ग्राम क्या रहेगा NaOCl रहेगा और बाकी H2O रहेगा, तो इस तरीके का जो यहाँ पर सॉल्यूशन बनता है वो होता है हमारे पास यहाँ पर कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये वाला टर्म यहाँ पर कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनाने में भी यूज होता है, उसको एक्सप्रेस करने में यहाँ पर यूज होता है। तो इस तरीके से आप इसको मास परसेंटेज को डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज की बात होगी तो यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज से आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉल्यूम लेना हमें, तो यहाँ पर वॉल्यूम ले लेंगे हम 100 ml, क्योंकि अभी भी परसेंटेज की बात चल रही है तो 100 ml की यहाँ पर बात चलेगी। 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, किस में, वॉल्यूम में। सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, वही चीज़ हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, यही हमारे पास रहेगा यहाँ पर क्या वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका फॉर्मूला कैसे देखें हम, इसका फॉर्मूला देखेंगे हम, सिंपल सा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। और ये फ्रैक्शन निकल कर आएगा, उस फ्रैक्शन को हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझें तो 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मींस दैट 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। अगर हमारे पास क्या है 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है, उस 100 ml सॉल्यूशन में से 10 ml क्या रहेगा, उसमें इथेनॉल रहेगा, 10 ml इथेनॉल रहेगा और बाकी 90 ml क्या रहेगा, यहाँ पर वाटर रहेगा, बाकी 90 ml यहाँ पर वाटर रहने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर एक फेमस एग्जांपल होता है इसका, यहाँ पर जो है आपके पास 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। यहाँ पर बात करें इसकी तो इसको यूज़ किया जाता है एज अ एंटीफ्रीज, और कौन सा 35% V/V, ठीक है, इससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। 35% V/V जब होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, तभी उसको एज अ एंटीफ्रीज यूज किया जाएगा। इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इज यूज्ड कार्स और कूलिंग द इंजन। कार में इंजन को कूल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर के जो क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है उसको -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाता है, -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाता है। वैसे हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब ठंडियाँ होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है, तो वहाँ पर जो इसने हमको पता है ना कि कूलिंग के लिए काम होता है इसका, तो इसका कूलिंग के लिए काम होता है, सर्कुलेट होगा, जब पानी बन के रहेगा तभी जाकर सर्कुलेशन इसका हो सकता है। अगर ये जम जाएगा तो फिर सर्कुलेशन नहीं होगा और कूलिंग का काम ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एंटी फ्रीज कर जब ठंडियाँ पड़ती है तो वहाँ पर हमारा पानी जम जाता है। अगर हम पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दें, कैसे कम करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला के, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाते हैं तो -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तब जाकर जमता है पानी। तो अगर नॉर्मल ठंडियाँ पड़ती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड या -15 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी ये काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। बट जब ये -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड से पार कर दे, मतलब उससे कम हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होने लग जाएगा, फिर वहाँ पर दिक्कत आने लग जाएगी।
तो एज अ एंटीफ्रीज इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कर लेना इसको। अगला यहाँ पर टर्म आता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अब क्या लेना हमको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वही 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे और मास ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उसमें। अब इससे फ्रैक्शन निकल कर आएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन को अगर हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास निकल मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। अब इसका कॉमनली यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसको, तो मेडिसिन फार्मेसी में इस टर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, इतना ही हमारे को इसमें दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज़ मोलैरिटी। हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैरिटी है। अब ये मोलैरिटी क्या होती है, यहाँ पर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। ये मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी यानी कि हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। सबसे पहले समझो हमारे पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, देखो सॉल्यूशन में हमारे पास 1 लीटर होना चाहिए। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 लीटर हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। अब इसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट भी होगा। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है। ठीक है ना, ये चीज़ हमको सबको पता है। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, इस सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, इसके जितने मोल्स प्रेजेंट रहेंगे यही चीज़ हमको यहाँ पर बतानी है। तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट हैं इसके, वही चीज़ हमको बताएगी कि इसकी मोलैरिटी क्या होने वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आता है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहेंगे किसी सॉल्यूशन में, उसी को हम उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहने वाले हैं। और मोलैरिटी अगर मैं फॉर्मूले के रूप में बताना चाहूँ तो हमारे को यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। और इस तरीके से आप यहाँ पर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। बात आती है यहाँ पर, हमेशा इसको याद रखना, यहाँ पर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में लेना है, लीटर में ये वॉल्यूम लेना है आपको। ठीक है, अगर ml में दिया गया है, क्वेश्चन में उसने तुम्हें मिलीलीटर में दिया रहेगा तो हमें पहले उसको क्या करना है, लीटर में चेंज करना है, तब जाकर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है नंबर ऑफ मोल्स निकालने, आपको आते ही होंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपके पास। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको निकालने हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। कोई कंपाउंड दिया है तो उसका मास जो हमको दिया रहेगा उसने क्वेश्चन में दे देगा और मोलर मास हमको आसानी से उसका निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर हम क्या करें, गिवन मास को मोलर मास से यहाँ पर डिवाइड कर दें तो वहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ जाएंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब एक जनरल सा सिंपल सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर उसने कहा है 0.25 मोल पर लीटर, यहाँ पर देखो ये मोल है, ऊपर क्या है हमारे पास मोल है, नीचे क्या है लीटर है, तो मोल पर लीटर इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, किसकी, मोलैरिटी की। यहाँ पर बात करें 0.25 मोल पर लीटर, यहाँ पर हमारे को उसने क्या दिया है, यहाँ पर उसकी मोलैरिटी दिया है। सॉल्यूशन ऑफ NaOH मीन्स दैट 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज़ बीन डिजॉल्व इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितना, 0.25 मोल NaOH का यहाँ पर डिजॉल्व किया गया है। तो आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया उसने वो लिखे, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, किसमें, लीटर में वॉल्यूम चाहिए होता है हमें। तो मोल्स निकालने के लिए मैंने तुमको कहा था कि मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट, गिवन मास कितना है 5 ग्राम, NaOH का 5 ग्राम। ठीक है, और NaOH का यहाँ पर मोलर मास कितना होता है, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, Na का 23 होता है, इसका 1 हो जाएगा, और इसका कितना होता है 16, तो 24 और 16 40, तो 40 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पर मैं 40 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 40 हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पर देखो कितना निकल कर आ रहा है, 5 8 40, 1/8, तो 1/8 आ जाएगा हमारे पास, तो ऊपर आ जाएगा 1/8। अब नीचे हमारे पास वॉल्यूम क्या है 450 ml,
450 ml। अब हमको ml को लीटर में चेंज करना है तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, मैथ वालों को तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ज़रा जो बायोलॉजी वाले रहते हैं, बायोलॉजी वाले यहाँ पर थोड़ा उनको डिफ़िकल्टीज होती है, तो हम इसको बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें। तो यहाँ पर 1 इंटू 1000 अपॉन 8 इंटू 450, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसको करूँ 4 2 ज़ा 8 और 4 25, फिर यहाँ पर मैं कैंसिल करूँ 5, तो 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, कितना हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा मेरा 5 अपॉन 18। 5 अपॉन 18 कितना हो जाएगा, तो 18 से अगर मैं डिवाइड करूँ 5 को, तो 18 1 जा 18, पहले तो ये छोटा है तो 0.0 बढ़ाना पड़ेगा, 18 36, 18 दूनी 36, 0.2 बचा 14, 18 7 126, 26, ठीक है, और इतना कर लो इसको 0.278, ठीक है, इतना कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, अब इसका यूनिट क्या होने वाले हमारे पास, मोल पर लीटर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर हो जाएगी। तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को, तो आसान सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, अगर बनेगा आपके पास मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी से आपके पास यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। अगला टर्म हमारे पास क्या है, अगला टर्म है हमारे पास मोलैलिटी, अगला टर्म हमारे पास है मोलैलिटी। तो अब मोलैलिटी क्या होने वाला है, तो देखो मोलैलिटी में यहाँ पर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा, क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा, लेकिन अब वो किस चीज़ में प्रेजेंट है वो चेंज हो जाएगा। मोलैरिटी में क्या था, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में प्रेजेंट थे, क्या थे वहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब यहाँ पर चेंज हो गया है कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट तुम्हारे पास केजी में होना चाहिए। यहाँ पर बात करें द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, 1 kg, यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट के साथ कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के साथ। यहाँ पर यहीं पर कंफ्यूज करते हैं लोग कि क्या होता है हमारे पास मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या कंफ्यूजन करते हैं कि वहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहता है, और वो मोलैलिटी में भी यहाँ पर सॉल्यूशन का ही मास ले लेते हैं, बट यहाँ पर हमें किसका मास लेना है, यहाँ पर हमें सॉल्वेंट का मास लेना है। किसका मास लेना है, सॉल्वेंट का मास लेना है, वो भी केजी में लेना है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी है सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, KCl का बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ KCl इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। अरे सिंपल सा कर लेंगे यार इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मोलैलिटी की बात आती है तो एक चीज़ याद रखनी है आपको, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपको दोनों जगह याद रखने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दोनों जगह याद रखने हैं। बस अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ दे देगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेगा, तो वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करता हो किस चीज़ की, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 1 kg सॉल्वेंट में अगर बात करता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, तो आपका मोलैलिटी होता है। और अगर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करता है, तो वहाँ पर आपका क्या आता है, मोलैरिटी आता है। तो दोनों चीज़ें आप कर लेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, इसीलिए मैं इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, हल्का सा क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड दे रखा है, उसकी कितना दिया है, 2.5 ग्राम दिया है, किस में यहाँ पर डिजोल्व है, तो 75 ग्राम ऑफ बेंजीन है, इसमें 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मोलैलिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। पहले तो ये चीज़ याद रख लेना कि इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, स्मॉल m। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ पर जो क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और किस में चाहिए, ये केजी में चाहिए। क्या इसने यहाँ पर केजी में दिया है, तो यहाँ पर इसने केजी में हमको नहीं दिया है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, बिल्कुल पहले तो n निकाल लेते हैं। n कितना होगा हमारे पास, n होगा हमारे पास 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए गिवन मास दिया होगा उसने, हमें कितना मास दिया है इथेनोइक एसिड का, 2.5 ग्राम दिया है। और इसका मोलर मास निकालेंगे हम, तो यहाँ पर
ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24 24, 4 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा +4, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 जा 32, कितना हो जाएगा 4 और 4 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, तो 60 यहाँ पर हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। तो यहाँ पर 2.5/60 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर कर लो इसको, कैसे हो जाएगा 2.5/60 आ जाएगा। अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, 75 ग्राम उसने दिया है, और 75 ग्राम में दिया है। हमने बोला था मोलेलिटी किस में होता है, मोलेलिटी हमारे पास केजी में चाहिए हमको यहाँ पर, तो केजी में चेंज करने के लिए ग्राम को 1000 से यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसके साथ इसको लेते हैं, इसके साथ इसको लेते हैं, क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 1000/60 इंटू 75। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2.5 को, तो 250 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 इंटू 75। अब यहाँ पर देखो 25 1 जा 25, 0 इधर बच जाएगा, 25 3 जा 75, तो नीचे बच गया मेरे पास 18, ऊपर मेरे पास 10, नीचे बचा 6 3 जा 18। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 18 1 18 18 18 18 72 18 5 90, 0.5 18 5 90, फिर 10 बचेगा, वही आएगा 5 0.55, और 5 ही आएगा, फिर भी उसको 6 कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास मोल, और क्या है मोल किस में है 1 kg में है, तो मोल पर kg यहाँ पर इसकी यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप किसी की मोलैलिटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन इसमें बनेगा आपके पास। तो ये कुछ टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए थोड़ा इतना ही रखते हैं। इससे आगे के जो 3-4 टर्म्स और बचे हुए हैं उनको अगले वाले लेक्चर में यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।